आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा गत 21 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि वक्ताओं ने विषय से संबंधित अपने विचार रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। उपस्थिति का स्वागत कार्यक्रम निष्पादक जी संतोष कुमार ने किया। And it was another one history that by successful launching of the Chandrayaan-3, India has become the first nation to be safe landed in the south pole of Chandrayaan. As you are aware, All India Radio is always in the forefront to promote scientific temper among the people of India. So, along with the nation, for another part of the country, 23rd August is being celebrated. इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख ललिता तिग्गा ने कहा, ये जो दिन है हम सब के लिए बहुत ही मायने रखता है। जब हमने पिछले साल चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग की थी, एक सफल लैंडिंग, और यही घोषणा की गई थी उस दिन कि हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। वैसे कहा जाए तो हम बचपन से चांद से जुड़े हुए हैं। जब हमने इस धरती पर कदम रखा तो माँ की लोरियों में चांद हुआ करता था और हम उन लोरियों को सुनकर बड़े हुए और आज तक सुनते भी आ रहे हैं। तो हमारे ये जो दोस्त यहाँ पर पहले से बैठे हुए, उन्होंने ये गीत ज़रूर सुना होगा। बहुत ही प्यारा गीत जो हम सभी गुनगुनाते हैं। एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगी। आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने दिखाएं, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। तो ये लाइन जो है कितना अहम रोल अदा करता है ये आप सभी जानते हैं। और वो जो हम सब ने बचपन से सपना देखा था कि हम चाँद के पार जाएंगे, और इस हमारे सपने को साकार किया पिछले साल हमारे वैज्ञानिकों ने, और ये सपना हम सब का सच कर दिखाया। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है और हम ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम इस दिन को मनाएं, इस दिवस को मनाएं। इस संगोष्ठी में 4 अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर स्थित इसरो स्टार्क के प्रबंधक श्री देवदास पाइक ने टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सागा विषय पर अपने विचार यूं व्यक्त किए। पिछले वर्ष 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने वाला चौथा देश और इसके दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष देश अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है और इसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। मैं सर्वप्रथम चंद्रयान प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बातों को बताना चाहूँगा। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा में सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के कक्ष में प्रवेश किया। ऐतिहासिक क्षण तब सामने आया जब लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के निकट एक सफल लैंडिंग की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शन करना और स्वस्थानों वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना।
आप सभी को पता होगा कि इससे पहले भी हम 2 मिशन भेज चुके थे, जो हमारे चंद्रयान 1 था और चंद्रयान 2 था। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, इन तीनों मिशनों का लक्ष्य यही था कि हम चाँद के बारे में और ज़्यादा स्टडी करें, चाँद में किस तरह के मिनरोलॉजी है, या चाँद के जो वातावरण है वो कैसा है, किस तरह के मिनरल्स उपलब्ध है चाँद में, या हम फ्यूचर में किस तरह से चाँद पे लोगों को भेजे जा सकते हैं और चाँद पे किस तरह से कॉलोनियाँ बसा सकते हैं। इसके उद्देश्य में ही ये सारे मिशन का शुरुआत हुई थी। तो चंद्रयान 3 जो मिशन था, इस पे 3 मशीन एक साथ भेजे गए थे। वो था हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, हमारा लैंडर मॉड्यूल और हमारा बहुचर्चित रोवर मॉड्यूल। ये तीनों को एक साथ समेट के इंटीग्रेटेड बना के इसको भेजे गए थे। बड़ा जटिल जो इसकी ट्रजेक्ट्री या प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं, इसको पहले तो अर्थ की ऑर्बिट पे लॉन्च किया गया। और आप सभी को पता होगा कि अमेरिका या जो भी रशिया या चाइना ने भी इसी तरह के मिशंस को काफ़ी बार भेज चुके हैं, लेकिन उनका और हमारा जो डिफरेंस था, जो अंतर था हमने बहुत कम लागत में इस मिशन का पूरा संपन्न किया, जबकि नासा का जो लागत था वो कई गुना ज़्यादा था। तो इस लागत को कम करने के लिए हमने कुछ इस तरह का प्रोसेस को अपनाया, जैसा कि हमने जो अंतरिक्ष यान था, इसको पहले हमने अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया और वो अर्थ के बगल में उसको डिस्टेंस बढ़ाते गए, धीरे धीरे उसको डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते फिर उसको मून के ऑर्बिट में ले गए। इसके लिए बहुत सारे फ्यूल्स भेजना पड़ता है स्पेस में, जो अंतरिक्ष यान साथ में लेके जाते हैं। उस फ्यूल्स के माध्यम से ही मैनूवर बोलते हैं, हम उसको धक्का मारते हैं एक तरह से। तो वैसे करके धीरे से धीरे लेके जाते हैं, और जब ये जाता है इसके बाद यहाँ से अर्थ के ऑर्बिट से लेके हम मून के ऑर्बिट पे धीरे धीरे जाते हैं, और मून के ऑर्बिट से फिर उसको जो हाइट है या डिस्टेंस है उसको हम कम करते रहते हैं धीरे धीरे धीरे, तब जाके इसकी सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल होता है। तो इस पे काफ़ी सारे जटिल प्रक्रिया और मैनूवर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए काफ़ी सारे पेलोड्स या यंत्र लगा होता है, और मैं कुछ पेलोड्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी, ये बस लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर तक के जो लूनर ऑर्बिट था वहाँ तक ले जाने का काम था। वैसे हमारे पास चंद्रयान 2 ने पहले से एक ऑर्बिटर भेज चुका था। उस ऑर्बिटर को यूज़ करते हुए हमने बहुत सारे इमेजिंग की और बहुत सारे जानकारी इकट्ठे की। इसी के बाद हम चंद्रयान 3 का लॉन्च किया, तो हमको दोबारा ऑर्बिटर भेजना नहीं पड़ा। इसीलिए हम जो ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल था, ये केवल लैंडर और रोवर को वहाँ तक ले जाने का ही काम में था। और इसमें जो पेलोड लगा हुआ था वो एक चंद्रमा का कक्ष से लेकर पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलरोमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए एक शेप नामक पेलोड शामिल था इस पे। इसकी जो दूसरी भाग थी, जिसे हम लैंडर कहते हैं या विक्रम मॉड्यूल कहते हैं, ये एक वैज्ञानिक पेलोड लेकर गया जिसमें चंद्रमा की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए उपकरणों का एक समूह लगा था इसमें, जिसमें एक चेस्टे नामक एक पेलोड था और इल्सा नामक दूसरा पेलोड था, और एक लेमुर पेलोड भी उसमें शामिल था। इसके साथ एक लेज़र रिफ्लेक्टोमीटर एरे भी उसमें शामिल था, जो कि लेज़र रेंजिंग के लिए इसको लगाया गया था। ये सारे पेलोड्स के माध्यम से ही बहुत सटीक तरीके से हम लूनर लैंडिंग तक जो हमारे लैंडर और रोवर थे, ये दोनों को पहुंचा पाए। इसके साथ ही जो बहुचर्चित हमारे रोवर थे, जिसे हम प्रज्ञान के नाम से जानते हैं, वह चंद्रमा की सतह और उप सतह का अध्ययन करने के लिए उपकरणों का एक समूह लेकर गया, जिसमें लैंडिंग स्थल के आसपास के क्षेत्र की मौलिक संरचना और जांच के लिए एक APXS और लिब्स नामक 2 पेलोड शामिल था। ये सारे साइंटिफिक पेलोड है। इसी के माध्यम से बहुत सारे आंकड़ा मिलता है हमें, जैसा हाइट मिलता है किसी चीज़ के। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि जब चंद्रयान 3 चांद के सतह पे लैंडिंग करना था, आप सभी ने वीडियो में देखे होंगे कि स्पीड जो वेलोसिटी बोलते हैं, हम उसको कम करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता नहीं है। जैसे आप अर्थ में अगर आपकी गाड़ी या आपकी जो भी वाहन है उसकी वेलोसिटी कम करना है तो आप ब्रेक लगाते हैं, बट स्पेस में आप ब्रेक नहीं लगा सकते। स्पेस में आपका पास एटमॉस्फेयर नहीं है या कोई साधन नहीं है कि आप ऐसे ही ब्रेक लगाए जैसा अर्थ पे लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अंतरिक्ष यान है इसको उल्टा दिशा पे घुमा देते हैं और उल्टा फायरिंग करते हैं। तो ये बहुत कंट्रोल स्थिति पे करना होता है, तभी जाके वो ऐसे ब्रेक की तरह बिहेव होता है। आपकी वेलोसिटी जो एस्केप वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कम करते हैं, तभी जाके हम धीरे 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 धीरे
उसको सॉफ्ट लैंडिंग की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि जब आपको या चंद्रयान 3 को उतारा गया तब उसकी वेलोसिटी करीब 2 मीटर से लेके 0.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बनाई गई थी। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ये जो चंद्रयान 3 था, जब वो डिसेंट फेस में 30 किलोमीटर से जब से नीचे आया, तो आपको शायद पता होगा कि हम पृथ्वी से हर समय उसके चंद्रयान 3 मॉड्यूल के साथ में कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। लेकिन हम 30 किलोमीटर के नीचे जब भी ये और करीब आ गए, इसके बाद हम कुछ कमांड से हम इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको पहले ही प्रोग्राम कर चुके थे कि ये सिचुएशन को भांपते हुए अपने आप से डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ लैंडिंग करना है, किस प्रकार से कौन सा साइट मुझे चूज़ करना है। तो पहले से इसके मेमोरी पे 2 लैंडिंग साइट इसके मेमोरी पे डाल दिया गया था कि आपको 2 लैंडिंग साइट भर दिया गया है। आप दोनों लैंडिंग साइट का जांच कीजिए कि आप वहाँ लैंड कर सकते हैं कि नहीं, क्या वहाँ पे कोई बड़े पत्थर है, कुछ और है, चट्टान है या कैसा ज़मीन है, आप देख के खुद से डिसाइड कीजिए। तो इसके मेमोरी में बहुत सारी प्रोसेसिंग चलती रही। जब से वो नीचे आया, वो धीरे धीरे इमेजेस खींचा और अपने इमेजेस का साथ कंपेयर किया कि क्या वास्तव में मुझे 2 इमेज दिया गया था और जो इमेज इसके अंदर में है, ये दोनों को कंपेयर करते हुए इसने डिसाइड किया कि मुझे लैंडिंग करना है कि नहीं करना है। जब आपने देखे होंगे वीडियो में कि वो थोड़ा सा साइड में अपना होवरिंग करता है, उसे होवरिंग कहा जाता है। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी एकदम से थोड़ी सी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इस तरह से उसने डिसाइड किया कि मुझे कहाँ लैंडिंग करना है और धीरे से उसके बाद उसने संपूर्ण तरह से सफल लैंडिंग किया है। तो इस चंद्रयान 3 का जो मुख्य खोज है वो है चंद्रमा की सतह पर आश्चर्यजनक तापमान और चंद्रमा के सतह पर मौजूद तत्वों की पुष्टि। ये 2 बड़े खोज हुआ है इस मिशन के माध्यम से। चेस्टे नामक जो पेलोड था उसके द्वारा तापमान को 70 डिग्री तक नापा गया है, जो कि हमारे वैज्ञानिक द्वारा 20 से 30 डिग्री तक ही अनुमान लगाया गया था। और दूसरा जो है प्रज्ञान रोवर पर मौजूद लिप्स ने चंद्रमा के सतह पर दक्षिण ध्रुव के निकट सल्फर का उत्पत्ति की पुष्टि की। इसके साथ ही एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों का भी पता चला है। तो यह मिशन बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में इसको सफल बनाया गया है। इस मिशन के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग क्षमता प्रदर्शित करने वाले देश जैसे रूस, अमेरिका और चीन के विशिष्ट समूहों में भी शामिल हो गया और भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन और कक्षा के डीक्लटर करने की प्रयास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसके नेतृत्व की प्रदर्शित करता है और यह भारत को एक नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक केंद्र के रूप में भी स्थापित करता है। चंद्रयान 3 मिशन का सफलता से देश के युवाओं को प्रेरणा मिला है और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में और अधिक नवाचारों का उपयोग का भी और सफलता है और इससे ज़्यादा किया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि हमारा द्वीप, हमारा देश मानव कल्याण और मानव जाति के लिए अंतरिक्ष की और गहन खोज करेगी। इसके बाद वेदर फोरकास्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी विषय पर बोलते हुए पोर्टब्लेयर स्थित मौसम विज्ञान कार्यालय के वैज्ञानिक अधिकारी 1 श्री विजयपाल सिंह ने कहा, मौसम हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात आती है मौसम के पूर्वानुमान की। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग संपूर्ण देश के लिए पूर्वानुमान जारी करता है, जिसमें तापमान, वायुमंडलीय दबाव, आर्द्रता जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, वर्षा, हवा की गति और दिशा तथा बादलों की स्थिति आदि की जानकारी हमारे यहाँ से दी जाती है, जिसमें जो तूफ़ान जिसे साइक्लोन बोलते हैं उसकी भी ट्रैकिंग हमारे यहाँ से की जाती है, जो उपग्रह के द्वारा संभव है। तो इन वायुमंडल दबाव और मौसम विज्ञान की भाषा में मौसम के जो पैरामीटर्स कहा जाता है, ये सब जो भी हैं, जो बोला गया है मैंने, तापमान, वायुमंडलीय दबाव, आर्द्रता व वर्षा, इनके सबके ये पैरामीटर्स हैं। इनको आंकड़ों में लिया जाता है और इन्हें एकत्रित करने के लिए हम एक वेधशाला हमारी है, वेधशाला में हम ये सब कुछ एकत्रित करते हैं और उसमें इन आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए वेधशाला में उपकरण स्थापित किए गए हैं। उनको जैसे थर्मामीटर, वायुमंडलीय दाब मापी, वर्षा मापी,
विंड वेन जिससे हवा की गति और दिशा की पता चलती है, ये सब जानकारी उपलब्ध कराता है हमारा वेधशाला जो यहाँ पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। और बहुत सारे जो रिमोट एरियाज़ हैं हमारे, जैसे माया बंदर, लॉन्ग आइलैंड और हट बे, इन सब में हमारे पार्ट टाइम ऑब्जर्वेटरीज़ हैं जो वहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके आदमी लेकर के वहाँ जो प्रेक्षण लेते हैं और उसका एक मैसेज बना करके हमारे को अग्रेषित करते हैं। हम उसका यहाँ एनालिसिस करते हैं और पूर्वानुमान जारी करते हैं। तो ये उपकरण जो है वो हमारे उपकरण प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए हमारे यहाँ 24 घंटे हर 3-3 घंटे पर प्रेक्षण लेना आवश्यक होता है। जो मौसम विज्ञान केंद्र पोर्ट ब्लेयर पर तैनात कर्मचारी प्रेक्षण लेते रहते हैं और प्रेक्षण भी दो तरह के हैं, एक तो सरफेस सतही जो नीचे का अर्थ का बताता है और एक जो ऊपरी तन वायु में बताया जाता है। तो जो सतही है तो सतह में मतलब आपके जो भी उपकरण हैं उनसे, जैसे ये थर्मामीटर लगा हुआ है, बैरोमीटर है और ये सब कुछ, इनसे हम वर्षा का मान कितना हुआ वो सब निकालते हैं। लेकिन जब ऊपरी तन के बारे में बात आती है तो हम उसके परीक्षण के लिए एक बैलून जो गुब्बारा है उसमें हाइड्रोजन गैस भर के और उसके साथ में एक स्वचालित उपकरण लगा करके ऊपर वायुमंडल में छोड़ते हैं। और वायुमंडल में छोड़ने के लिए उसके लिए भी स्पेसिफाइड टाइम है। उस टाइम के दौरान यहाँ एयरपोर्ट की कोई भी एक्टिविटी आधे घंटे के लिए नहीं होगी। ये MOU साइन होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी से। तो वो जब गुब्बारा ऊपर ऊपर जाता है, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली जो भी वहाँ की हवा की गति, वहाँ का कितना प्रेशर है, मतलब दबाव, वायुमंडलीय दबाव कितना है, वहाँ किस स्थिति में मतलब टेम्परेचर है, वो सब कुछ जानकारी वो सैटेलाइट को, जो हमारा उपग्रह है, उसको ट्रांसमिट करता रहता है, भेजता रहता है। और उस जो उपग्रह से वो हमें हमारे जो हेडक्वार्टर है वहाँ आंकड़े आते रहते हैं और वो आंकड़े डेसिमिनेट हो जाते हैं सारे मेट सेंटर्स को। जी, इसको मेट सेंटर बोलते हैं हमारे यहाँ, जो छोटा ऑफिस है। तो यहाँ पर फिर उनका पूर्वानुमान हेडक्वार्टर में भी लगाया जाता है और सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी हेडक्वार्टर से कनेक्टेड होते हैं। और सुबह ही मतलब 10 बजे के आसपास ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होती है। उसमें ये डिसाइड होता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ लोकेशन में वेदर एक्टिविटी होगी और कब से कब तक होगी, जिसमें ये पूर्वानुमान हम 7 दिन का देते हैं। और कुछ मॉडल्स हमारे ऐसे भी हैं जो 10 से 15 दिन का भी देते हैं। तो जो वीसी मोड में जो होती है वो 7 दिन का, हम यहाँ से 7 दिन की भविष्यवाणी जारी करते हैं, जिसमें चेतावनी भी होती हैं, जिसमें भारी वर्षा की चेतावनी या साइक्लोन डेवलप हो गया तो उसकी चेतावनी भी दी जाती है। और ये जो आंकड़े हैं इनका विश्लेषण किया जाता है। देश में जो विभिन्न वेधशालाओं से आए हुए आंकड़ों को, मौसम का जो आए हुए आंकड़े हैं वो आने वाले मौसम का एक दृश्य प्रदान करते हैं हमें। तो मौसम पैरामीटर्स को उपस्थित कर्मचारी वास्तविक प्रेक्षण लेकर एकत्रित करते हैं तथा स्थानों पर स्वचालित मौसम उपकरण लगाए जाते हैं। स्वचालित मौसम उपकरण मतलब सरफेस पर भी हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए जाते हैं, जहां आदमी नहीं जा सकता वहां पर इनको मतलब इंस्टॉल कर दिया जाता है और वहां से ये ऑटोमेटिकली हमें उपग्रह के द्वारा डाटा मिलता रहता है, आंकड़े मिलते रहते हैं। इसके बाद जब ये आंकड़े हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे पास हाई कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं, इन आंकड़ों को उसमें हम इकट्ठा करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं और उस कंप्यूटर सिस्टम से जो हमारा संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल्स हैं उनको हम रन करते हैं। रन करने पर उसमें फोरकास्ट और आपकी वार्निंग्स, चेतावनी, ये सब उससे पता चलती है। मतलब वो 2 बार रन होता है, 0 GMT मीन्स सुबह 5:30 बजे और 12 GMT शाम को 5:30 बजे। तो ये 2 बार रन होता है और रन होने के बाद में हमारे केंद्रों से ये सब सूचना प्रसारित की जाती है लोकल गवर्नमेंट को, जो भी यूजर्स हैं उनको सबको, स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको। अब मौसम पूर्वानुमान
को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे अल्प अवधि पूर्वानुमान। अल्प अवधि पूर्वानुमान क्या होता है कि जो 6 घंटे का पूर्वानुमान है, 6 घंटे के पूर्वानुमान तक को अल्प अवधि पूर्वानुमान कहते हैं। उसमें मतलब यह है कि उसको लोकेशन वाइज, जैसे ये अल्प अवधि पूर्वानुमान उपग्रह से पॉसिबल कम होता है, लेकिन इसके लिए एक और दूसरा उपकरण है जिसे डॉपलर मौसम रडार कहा जाता है। डॉपलर मौसम रडार अभी पोर्ट ब्लेयर में नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। तो उससे 6 घंटे के लिए हम बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस लोकेशन पर, मतलब पर्टिकुलर राजनिवास पर बारिश होने वाली है या ये सिस्टम यहाँ आने वाला है, उससे बताया जा सकता है। अब दूसरा होता है लघु अवधि। लघु अवधि मतलब शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज प्रेडिक्शन जो है वो 1 से 3 दिन की होती है। और उसके बाद जो मीडियम रेंज फोरकास्ट, मीडियम रेंज मध्य अवधि प्रोग्राम जो है वो फोरकास्ट है वो 4 से 10 दिन का होता है। एक होता है एक्सटेंडेड विस्तृत अवधि पूर्वानुमान 10 से 20 दिन का। और एक होता है ऋतुनिष्ठ पूर्वानुमान, मतलब लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जिसको बोलते हैं, वो पूरे महीने के लिए और पूरी सीजन के लिए होता है। मात्रात्मक पूर्वानुमान भी होता है और एक नवीनतम मतलब रियल टाइम हम यहाँ से चेतावनी जारी करते हैं जिसको कैप बोला जाता है। वो एक सचेत पोर्टल है, उससे हम करके जानकारी देते हैं और उसमें बहुत सारे यूजर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसर्स उसमें जुड़े हुए हैं उनको दिया जाता है। जैसे यहाँ फिशरी और पोर्ट्स, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़िशरमैन वार्निंग जारी करी जाती है। फ़िशरमैन वार्निंग जारी होती है तो वो उसी से बताया जाता है, रियल टाइम वाले उससे। तो वहाँ से फिर क्या करते हैं वो लोग, जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ एक मैसेज जनरेट करते हैं और वो सब के मोबाइल्स पर डिसेमिनेट हो जाता है। डिसेमिनेट होने से सबको पता चलता है कि हाँ भाई अगले मतलब कुछ ही टाइम में, एक दिन का भी होता है हैं, और जो फ़िशरमैन वार्निंग वो 5 दिन की भी होती है। तो वो सबको पता चल जाता है कि ये स्थिति पैदा हो रही है मौसम के बारे में। तो संख्यात्मक मॉडल पर आधारित इन सभी पूर्वानुमानों को जारी करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण तथा उच्च कंप्यूटर प्रणाली जैसे डॉपलर मौसम रडार, उपग्रह, इनका उपयोग किया जाता है। उपग्रह हमारे यहाँ क्या है कि मौसम उपग्रह हैं। उपग्रह तो सर ने बताया है, पायक जी ने, तो हमारे यहाँ मौसम उपग्रह को इस्तेमाल करते हैं। मौसम उपग्रह एक प्रकार का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी के मौसम और जलवायु की निगरानी के लिए किया जाता है। उपग्रह ध्रुवीय परिक्रमा तथा भू-स्थिर दोनों प्रकार के होते हैं। तो भूस्थिरीय मतलब जियोस्टॉफिक। भारत का पहला जो मौसम उपग्रह है वो कल्पना 1 था, और अभी जो मौसम उपग्रह इनसैट 3D तथा इनसैट 3DR का उपयोग किया जा रहा है। जो अल्प अवधि पूर्वानुमान जो जारी करते हैं उसमें डॉपलर वेदर रडार का बहुत इमिनेंट रोल है। उसको भारत मौसम विज्ञान विभाग ने के पूरे देश में अब तक 36 डॉपलर मौसम रडार इंस्टॉल हो चुके हैं और सारे कार्यरत हैं। और उसमें जो हमारा पोर्ट ब्लेयर है इसको भी एक सी बैंड रडार आवंटित हो गया है। अगले 1 साल में इसका भी यहाँ इंस्टॉलेशन हो जाएगा और यहाँ भी मौसम की जानकारी बिल्कुल लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन वाइज जारी की जा सकती है। तो खासकर अल्प अवधि पूर्वानुमान और मौसम की चेतावनियों के लिए रडार सिस्टम मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रडार से क्या होता है कि रडार रेडियो तरंगों को वायुमंडल में प्रसारित करता है, और ये जो रेडियो तरंगें हैं वो जैसे ट्रांसमिट किया और रास्ते में उसको हाइड्रोमीटियोर्स जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं जिसे, और क्लाउड्स, वो उसको रास्ते में मिलते हैं तो वो उसको हिट करता है। जो भी हमारे तरंगें हैं वो हिट करेंगे और हिट करने के बाद में उसमें वो चारों तरफ बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद कुछ पोर्शन उसका वो परावर्तित भी होता है, मीन्स रिफ्लेक्टेड होता है। रिफ्लेक्टेड होकर के वो रडार की तरफ आता है। रडार की तरफ आने से उसको रडार रिसीव करता है, रिसीव करके उसको देखता है और वो जो सिग्नल, उसको सिग्नल बोलते हैं,
वो सिग्नल जो भी आएगा उसकी कितनी इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है आपका जो वेदर एक्टिविटी है वो कितनी डेंस है। जितनी डेंस ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उसमें, तो उसके आधार पर हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, मतलब इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, जिससे हम मौसम की जानकारी में वर्षा है, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है, साइक्लोन वार्निंग्स हैं और जो अल्पावधि है ये उसी से हम जारी करते हैं। तो मौसम रडार वर्षा, आंधी, बवंडर, तूफान, बादलों का वेग, वेलोसिटी तथा उनकी दिशा और ओलावृष्टि की सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। शायद ओलावृष्टि यहाँ पोर्ट ब्लेयर में तो पॉसिबल नहीं है नहीं, लेकिन मेनलैंड में बहुत सारी जगह नॉर्थ इंडिया में ओलावृष्टि होती है, वो भी एक अलग तरह का फिनोमेना है हमारे इसमें। मौसम रडार के आधिकारिक उत्पाद 3 प्रकार के हैं, जो मतलब हमारा जो बेस प्रोडक्ट्स हैं, जो रडार से हम बेस प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं वो हैं रिफ्लेक्टिविटी, जिसे परावर्तित का कहते हैं, तरंग जो वापस आती हैं उसको रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं। और दूसरा होता है रेडियल विंड। जो रेडियल विंड है वो जो है हम रेडियल विंड और रिफ्लेक्टिविटी और स्पेक्ट्रम विंड 3 चीज़ें हमें उससे हासिल होती हैं, उसी से हम आगे की जो कैलकुलेशन है वो सब कुछ करते हैं। तो और बादल की कितनी ऊंचाई तक बादल गया है वो रडार से ही पता चलती है, क्योंकि उपग्रह जो हमारा है वो ऊपर से देखता है, जो भी क्लाउड्स हैं उनको ऊपर से देखेगा, लेकिन जो मौसम डॉपलर रडार है वो आपको बिल्कुल फ्रंट सामने से देखता है। तो उसमें कितनी हाइट तक गया है क्लाउड, उसकी क्लाउड की पता चलती है। जितना ज़्यादा क्लाउड हाइट होगी उतनी ही डेंस फिनोमेना होगा। मौसम रडार को उपयोग करके चक्रवाती तूफान समुद्र से पृथ्वी पर आने का समय 12 से 16 घंटे पहले पूर्वानुमान दिया जा सकता है, जिसकी सटीकता 80 से 90% तक होती है। जब हम सटीकता की बात करें तो मेघ गर्जन के साथ वर्षा, भारी वर्षा का अनुमान की जानकारी स्थानवार मीन्स मतलब स्पेसिफिक लोकेशन वाइज 99% तक होती है। मतलब रडार से यदि लोकेशन वाइज हम फोरकास्ट करें तो वो 99% तक सही निकलती है। अंत में आज हम तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे पहुंच चुके हैं और मौसम विज्ञान केंद्र में हम अपने विभिन्न उत्पाद लघु दूरी के पूर्वानुमान से लेकर किसानों के लिए बुलेटिन के माध्यम से सटीक और समय पर खराब मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे जैसे हम नई तकनीकों को अपनाते हैं तो हम प्रभाव आधारित मतलब एक्सटेंडेड फोरकास्ट जो है उसकी और अग्रसर होते हैं। मतलब कहाँ कितनी क्षति हो सकती है, जो आपकी उस तरह की वो है इम्पैक्ट बेस्ड प्रभाव आधारित पूर्वानुमान, यानी कितनी क्षति होगी उसके समाज और समुदाय की सेवा करने, जीवन और आजीविका की रक्षा करने के लिए बेहतर ढंग के प्रयास करते रहेंगे। हमें विश्वास है कि हम निरंतर प्रयास और निष्ठा के साथ आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना करेंगे। तत्पश्चात जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर ने अंतरिक्ष में महिला विषय पर प्रकाश डाला। वैसे मेरा विषय भूगोल है और चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा की जो चंद्रमा से जुड़ी हुई सफल बातें भारत राष्ट्र के द्वारा हुआ है उस विषय पर ये विचार आया है कि एक टैगलाइन दिया जाए, राष्ट्र का उत्कर्ष अंतरिक्ष का स्पर्श। तो अंतरिक्ष का स्पर्श महिलाओं के द्वारा कैसे? वैसे ललिता जी ने वैसे खुद वो क्लासिकल सिंगर है, बहुत सुंदर सा उन्होंने 2 लाइन का गीत भी यहाँ सुनाया। तो कुछ ऐसी ही बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी कि महिलाएं वैदिक काल से ही
चंद्रमा के साथ अपने को जोड़ती रही, अंतरिक्ष के साथ अपने को जोड़ती रही, और पूरे के पूरे जो खगोल है उसमें जितने पिंड हैं उनको हम पूजते आए हैं। जैसे कि सूरज, सूर्य देवता, चंद्र देवता, पृथ्वी, वसुंधरा, फॉरेस्ट हमारे लिए देवी स्वरूपा। तो हम देवतुल्य इन संसाधनों को मानते हैं। और खासकर चंद्रमा, और जैसे कि रोवर प्रज्ञान के विषय में आप सबको पता है, और हम क्यों 23 तारीख को ही अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा सफल लैंडिंग हुआ है। दूसरे अन्य विकसित देशों में हमारा भी नाम गिना जा रहा है कि हम चंद्रमा पे पहुँचे। तो जो महिलाएं हैं वो वैदिक काल से ही सूर्य की और चंद्र की या दूसरे खगोलीय पिंडों की आराधना करती आ रही हैं। आप सभी जानते हैं करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखती हैं। और क्यों रखती हैं? क्योंकि पति तुल्य और पति के लंबे उम्र के लिए वो कामना करती है चंद्रमा से। साथ ही साथ आपने ये देखा होगा कि महिलाएं या हमारे देश में जो खूब सारे जलसे और उत्सव मनाए जाते हैं उसमें भी व्रत रखा जाता है। एकादशी या फिर पूर्णिमा का जो अवसर आता है, होली जैसा त्यौहार है, या बड़े महानुभावों को, महापुरुषों को की जन्म तिथियों को हम मनाते हैं, वो सभी आघोष के साथ पूर्णिमा में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का बहुत मान्यता है। 16 दिन चंद्रमा जब पूर्ण चंद्र में पहुंचता उससे पहले के जो दिन हैं 15 दिन पूर्व का, उसकी महत्ता बहुत अधिक है। किसी को एक केले का पेड़ लगाना हो तो ये मान के प्रेयर के साथ केले का पेड़ या कोई भी वृक्ष या कृषि की शुरुआत की जाती है, ताकि जिस तरह चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही ऐश्वर्य के साथ ये फले फूले बढ़े। ये जो शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो तब काटा जाए। तो कुछ भी हानि करना हो तो हम चुप बैठे, और जब भी आपको ऐश्वर्य का याद आए, ऐश्वर्य चाहें या आप विकास चाहें, तो हम कोशिश करते हैं कि शुक्ल पक्ष में ये काम करें। हम चंद्रमा को अपने साथ जोड़ते हैं। मैंने करवा चौथ व्रत का नाम बताया, बहुत कठिन व्रत होता है। जैसे कि छठ माता सूर्य के बहुत ही कठिन व्रत होता है, हम उपवास रखते हैं और चंद्रमा को हम मामा कहकर भी बुलाते हैं, जोड़ देते हैं अपने परिवार के साथ। आप सबके नन्हे बच्चे परिवार में ज़रूर होंगे, तो वो नन्हे बच्चों को हम ये कहकर खाना खिलाते हैं कि देखो चंदा मामा देख रहा है। और बच्चे के मन में एक भाव, छोटा बच्चा है, भाव उत्पन्न होता है कि हाँ, वो जो चमक रहा आकाश में वो हमारा रिश्तेदार है। तो ऐसे छोटे छोटे भावों को भी हमारी कविताओं में, कहानियों में, हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृति में आकाश की महत्ता बहुत अधिक है, और ख़ासकर चंद्रमा की। तो हमारा लगाव चंद्रमा के साथ बहुत अधिक है। वैसे ही अन्य सूर्य तारे ग्रहों के, हमारे आदिवासी जो रहते हैं उनसे पूछ लीजिए, वो बादलों को देखकर ये बता देंगे कि कितनी देर वर्षा होने वाली है। पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका अनुभव बता देता है। और क्योंकि मैं गई थी ड्यूगोंग क्रीक, तो मुझे मौका मिला वहाँ बस्ती में जाने का। तो उन्होंने कहा हमारे घर पे बैठे हो, किसी को घर पे नहीं ले जाते, महिलाएं होती हो, बिल्कुल महिलाओं से परिचय भी नहीं करवाना पसंद करते। मुझे लगा मैं महिला हूँ तो उन्होंने मुझे अंदर जाने दे दिया। सोलार पावर इस्तेमाल करते हैं, तो उनको मैंने कहा आज क्यों घर पे हो सब लोग और बाकी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा सब इंतज़ार कर रहे हैं कि बादल छट जाएं, वर्षा हो, रुक जाए। कब तक? वो खुद बोल रहे हैं 2 घंटे में। मैंने कहा कैसे बता दोगे? वो बादल का आकार, उसका रंग, और उस अभी सर बता रहे थे कि कितनी निचली सतह पे है, वो देख के बता देते हैं। वैसे ही उनके लिए सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश, बादल, पूरा पर्यावरण। आप तो सुनामी भुगत चुके हो, तो क्या हुआ? सबने कहा कि नहीं दिख रहे हैं आदिवासी।
हमसे ज़्यादा सुरक्षित वही थे, कहीं कोई शिकायत नहीं आई। तो ये जो पर्यावरण और प्रकृति के साथ उनका भी संबंध है। अब जो विकास और विज्ञान और तकनीक का युग है, इसमें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तकनीक का इस्तेमाल कर और गणित का इस्तेमाल कर हम तरक्की के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी कि अंतरिक्ष व खगोल विद्या भारत में वैदिक समय से ख्याति प्राप्त कर चुकी है, लेकिन आज भूमंडलीयकरण का दौर है। तकनीकी विकास की भूरी भूरी प्रशंसा कर मानव इस ऊंचाई पर पहुंचा है। आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर वो धरा को जोत रहा है, फसलें लहलहा रहा है। विस्तृत वारिधि, गहरे पाताल या फिर नम धरातल हो या क्षितिज के साथ आँख मिछौली खेलता हमारा आकाश, और उस आकाश को हम सभी छू रहे हैं। हमारी कन्याएं, हमारी युवा नव यौवना बहनें और उन्नति व कीर्ति के वे सभी नए आयाम आए दिन ये सभी महिलाएं अपने सक्षम प्रयासों के साथ जुड़ते जा रही हैं। मैं युवा कन्याओं के मन में वैज्ञानिक बनने की, जो एस्ट्रोनॉट बनने की बात है, उसके बारे में भी कहना चाहूँगी। अभी मिस्टर पाइक को आपने सुना, लिटिल अंडमान के RK-पुर से हैं, बातचीत हो रही थी। तो आप अपने बच्चों में नींव डाल सकते हैं। पंचवटी स्कूल से पढ़े हैं, तो अंडमान निकोबार का एक छोटे से गांव का एक छात्र, एक बच्चा वैज्ञानिक बन के यहाँ आ सकता है। वैसे ही मैं सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, मैं अपनी बात को छोटा कर रही हूँ, या फिर गगनयान की जो डायरेक्टर थी वो भी महिला थी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी जब इसरो पहुँचते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारी महिला वैज्ञानिक वहाँ काम कर रही हैं। वो तारीफ़ के पुल बांधते थकते नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ गोलघर में रहने वाली एक बच्ची जिसका नाम एलिस है, उसने कार्मल स्कूल से अपनी पढ़ाई की, उसको सीट भी मिला, लेकिन उसने कहा मैं एरोस्पेस ही पढ़ूँगी, और वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके मेनलैंड से आज स्वीडन में काम कर रही है और नासा साइंटिस्ट के साथ शिरकत भी कर रही हैं। वो एक इंजीनियर है। कल को उसकी इच्छा है कि वो भी कोलंबिया जैसे बड़े बड़े यानों में, अंतरिक्ष यानों में जाएं और मानव सेवा के लिए, इंसानियत के लिए जो चीज़ें हैं वो धरा पर लेके आएं। चीज़ें से मेरा मतलब है, अभी बातें हो रही थी कि वहाँ खनिज मिल रहा है, या कहाँ जो खगोल पिंड हैं वहाँ खनिज मिल रहा है, वहाँ जल के स्रोत हैं, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा है। और तो और इलॉन मस्क जैसे बहुत बड़े पूंजीपति, उन्होंने तो SpaceX बनाकर कमाल कर दिया, और वो चाहते हैं कि कॉलोनी बसाया जाए। हम धरा की बात करते हैं, आज हम रंगत से डिगलीपुर की बात करते हैं, कल को हम अर्थ से मार्स तक की यात्रा के बारे में सपने सजो सकते हैं। भले हम न जाएं, हमारे बच्चे, हम वहाँ से खनिज लाएं, आचार विचार आदान प्रदान, आहार विहार, व्यापार शुरू हो सकता है। तो ये सारी तरक्की के साथ महिलाएं बढ़ती हैं। मैं ये कहूँगी कि आप अपनी संस्कृति, अपनी जो रिचुअल्स हैं, अपने जो रीति रिवाज हैं, उनको त्यागे नहीं, लेकिन साथ ही साथ उन सभी जो हमारे विरासत के तौर पे हमें जो मिली हैं, उन चीज़ों को जो है वो भूले नहीं और वो साथ लेके चलें कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। स्वयं पर विश्वास हो तो दूर क्या आकाश है, स्वयं पर विश्वास हो तो दूर क्या आकाश है। चांद तारे भी लगे हथेली पर सजे सरसों, चांद तारे भी लगे हथेली पर सजे सरसों। मस्टर्ड आप तड़का लगाते हो ना, वैसा ही हमारे लिए होगा, और महिलाएं ज़रूर ये कर दिखाएंगी, ये आशा है। तत्पश्चात अंतरिक्ष मलबा यानी स्पेस डेब्रिस पर जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय की अतिथि प्रवक्ता डॉक्टर पूनम त्रिपाठी ने अपने उद्गार कुछ यूं प्रकट किए।
एक इंसिडेंट से शुरू करेंगे। 30 जुलाई 2023 को इसरो को एक रॉकेट लॉन्च करना था PSLV, और वो डिले हो गया। 1 मिनट से डिले हुआ। कारण क्या था? क्योंकि वहाँ कोई मलबा आ गया था, तो इसके रूट पर वो आ जाता, कोलिजन हो जाता। इसकी वजह से इनको अपना वो डिले करना पड़ा, और फिर ये तो और ट्रैफिक कंजेशन जैसा वहाँ पे सिचुएशन हो गई है स्पेस में अभी। तो ये क्या है, मलबे में आखिर आता कहाँ से है ये मलबा? तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कभी रॉकेट लॉन्च होते हुए, तो जब स्पेस में रॉकेट जाता है उसके कई स्टेजेस होते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है। एक स्टेज, स्टेज 2, स्टेज 3, फाइनली जाके जब सैटेलाइट पहुंचता है तब तक क्या होता है, रॉकेट का जो सारा पार्ट्स है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये रॉकेट के जो पार्ट्स हैं ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। लोअर ऑर्बिट में अगर वो हैं तो वो वापस से अर्थ पर आ जाते हैं, जल जाते हैं स्पेस में ही, और कुछ पार्ट्स ओशंस में भी गिरते हैं, लैंड पे भी आते हैं, छोटे रहते हैं टुकड़े। लेकिन जो हायर ऑर्बिट में पहुंच जाता है वो वहीं अर्थ का चक्कर लगाने लगता है। तो एक पहले रॉकेट से आता है, फिर कई बार हुआ है, एक लिस्ट देखी लोगों, एस्ट्रोनॉट का ग्लव, किसी का टूथब्रश, किसी का पेन, कुछ चीज़ें वहाँ पे लॉस्ट हो गई हैं, जो अभी हमारे ये जो डेब्रीज है उसका पार्ट बन गई हैं। और एक सोर्स से आता है ये, जब एक सैटेलाइट है उसकी एक लाइफ होती है, एक अवधि होती है, वो किसी समय के लिए ही काम करता है, 10 साल 20 साल इतना। उसके बाद क्या होता है उसका, वो भी वहीं चक्कर लगाता रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक एंटी सैटेलाइट मिशंस होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, कई बार किसी कंट्री ने सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका काम ख़त्म हो गया, स्पेशली मिलिट्री सैटेलाइट्स जो होते हैं। अब सैटेलाइट में बहुत सारा डेटा होता है, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि कोई और कंट्री उस डेटा को एक्सेस करे, तो कंट्री खुद अपने उन सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो जब डिस्ट्रॉय करती है उससे कोलिजन होता है, और वो कोलिजन भी बहुत सारा ये डेब्री जेनरेट करता है। तो ये सब है यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहला सैटेलाइट कब गया था? 1957 में। रॉकेट्स उसके पहले भी कई बार ट्राई हुए हैं, लेकिन जो जाके अंतरिक्ष में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को प्लेस किया गया, स्पुतनिक 1 USSR, उसने 1957 में वहाँ किया। तो 67 ईयर्स से ह्यूमंस का प्रेजेंस है अर्थ के ऑर्बिट में। और ये सैटेलाइट्स हमारे बड़े काम की चीज़ हैं। सैटेलाइट्स से इंटरनेट चल रहा है, GPS सब यूज़ कर रहे हैं, मिलिट्री सर्वेलेंस हो रहा है, वेदर मैपिंग होती है, प्रिडिक्शंस हो रहे हैं, डिज़ास्टर प्लानिंग हो रही है। तो इतना सब हो रहा है इन सैटेलाइट्स से। और ये सैटेलाइट्स जो हैं तो हमारे पास काम की चीज़ है, तो हम ये भी नहीं प्रपोज कर सकते कि सैटेलाइट्स को भेजो मत, तो उसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो सबसे पहले जो ये इसमें एक पॉइंट बताना चाहेंगे, कितने हैं ये सैटेलाइट, ये डंप जो जनरेट हुआ है कितना सारा है, तो इसके भी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले आज की डेट में 2000 से ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, वो एक्टिव हैं। और ये कह रहे हैं कि अकेले 2022 में लगभग 1000 स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है। तो 2022 अभी 2000 से 1000 भेजा गया, और ये 2000 से ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स अभी प्रेजेंट है। 3000 से ज़्यादा डिफंक्ट सैटेलाइट प्रेजेंट है, और 34,000 प्लस ये टुकड़े हैं जो कि 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, जिनको ट्रेस किया जा सकता है। यहाँ से अर्थ पे बैठ के हम लोग उनको देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो 10 सेंटीमीटर लगभग इतना बड़ा टुकड़ा, और उससे छोटे वाले उनकी कोई गिनती ही नहीं है, मिलियंस एंड मिलियंस है, क्योंकि उनको ट्रैक भी नहीं कर सकते, वो बहुत छोटे से होते हैं। तो अब ये छोटे से के लिए क्या प्रॉब्लम है, हम यही कहेंगे, तो छोटा सा टुकड़ा है, रहे इतनी बड़ा स्पेस है, नहीं। ये छोटा टुकड़ा जब ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी स्पीड होती है लगभग 135 किलोमीटर पर सेकंड। तो वो उस स्पीड पे जो घूम रहा है तो वो एक बुलेट का काम करता है।
अब गोली छोटी सी है लेकिन नुकसान कितना करती है, तो वही चीज़ है। जो प्रेजेंट सैटेलाइट्स हैं उसके सोलर पैनल, सैटेलाइट की इमेज देखी है, 2 सोलर पैनल्स होते हैं, बीच में सैटेलाइट होता है, डेटा लेता है। अब ये जाके उसके सोलर पैनल में भिड़ते हैं, उसकी बॉडी में भिड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, ये कोलिजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सैटेलाइट ही डिफंक्ट हो जाता है। और एक नासा साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1978 में कहा था कि आने वाला समय कैसा है, उसने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि once past a certain critical mass, the total amount of space debris will keep on increasing. Collisions give rise to more debris and lead to more collisions in a chain reaction. इसको कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। तो वो एक फटा कोलिजन हुआ, उसने डेब्रीज क्रिएट किए, वो दूसरे के साथ जुड़ के दूसरे को इम्पैक्ट करता है और डेब्रीज क्रिएट होते हैं। तो कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कुछ सालों में हम लोग स्पेस में कुछ भी भेजना भूल जाए, क्योंकि कुछ भी सक्सेसफुली ऑर्बिट में लॉन्च हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आके हिट हो जाएगा और सैटेलाइट्स हमारे ख़राब हो जाएंगे और अर्थ ऑर्बिट के परे जाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और कुछ कोलिजन्स के 1-2 केस स्टडीज़ हैं। एक 2009 में रशिया का एक सैटेलाइट था कॉस्मोस 2251, वो ख़राब हो गया था बट वो घूम रहा था, और वो वहाँ पे एक सैटेलाइट यूएसए का सैटेलाइट था इरिडियम 33, उसमें जाके भिड़ा और उसने बहुत सारा स्पेस डेब्री क्रिएट किया। प्लस वो इरिडियम जो काम करता था वो काम भी डिस्ट्रॉय हुआ और अर्थ पे बहुत मुश्किलें हुई और उसका इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हुआ। फिर 2013 में एक रशियन सैटेलाइट, चाइना ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल किया था, मारा था। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल चाइना ने अपने मिलिट्री सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए चलाया, तो उन दोनों के कोलिजन से डेब्रीज हुए, वो जाके रशिया के सैटेलाइट में भिड़े और उसकी वजह से ये रशिया का जो सैटेलाइट था उसका ऑर्बिट भी चेंज हो गया, प्लस उसका रोटेशन की स्पीड भी चेंज हो गई। अभी दोनों बदल जाने से क्या हुआ, जो वो डेटा देता है सिंक्रोनाइजेशन ख़त्म हो गया। और अगर थोड़ा इंटरेस्ट हो गूगल पे देखेंगे तो देखेंगे कि सैटेलाइट जो है सबका पाथ एक नहीं होता है। कोई सैटेलाइट पोल से होके जाता है, कोई इक्वेटर पे रहता है, कोई स्टेशनरी होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो अर्थ के साथ ही वो उसकी रोटेशन होती है। तो इनमें भिड़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। और एक और 2021 में चाइना का एक मिलिट्री सैटेलाइट था, वो रशिया का एक रॉकेट लॉन्च हुआ था 1996 में, उसके पार्ट से हिट हुआ और वो भी ख़त्म हो गया। चाइना ने इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताई क्योंकि वो उनका मिलिट्री सैटेलाइट था। बट ये कुछ 3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं, उसके अलावा लाखों, मतलब हर साल होते ही रहते हैं ये इंसिडेंट्स। तो इसके लिए और एक डेटा है कि वो कह रहे हैं कि आने वाले 2030 तक ये कोलिजन के केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में 90 कंट्रीज़ विल बी ऑपरेटिंग इन स्पेस। हर कंट्री को अपना टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट तो लगाना ही है, तो 90 कंट्रीज़ रहेंगी स्पेस में और उसमें से 17,000 सैटेलाइट्स जो हैं उनको ऑर्बिट में प्लेस करने का प्रोग्राम है 2030 तक का। तो इसका तो ये जो समस्या है ये कहीं से कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसको कैसे किया जा सकता है, अभी तक क्या हुआ है इसके बारे में? तो सबसे कोई नोटेबल काम ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, बहुत ही कम लोगों ने, लेकिन एक अच्छा काम ये हुआ है कि लोगों ने एटलीस्ट रियलाइज़ किया है, जो लोग स्पेस पे काम कर रहे हैं, कि ये एक समस्या है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर आने वाली है। जैसे जब प्लास्टिक्स आए थे तो बड़ी सबने खुशी की, अरे बड़ा अच्छा चीज़ है, इसकी टेनासिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, कितना कुछ था कि पैकेजिंग में हर जगह प्लास्टिक आ गया। लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसी तरह से स्पेस में सैटेलाइट बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन उसकी जो समस्या है वो अब सामने आ रही है धीरे धीरे करके। और अभी तक इसमें ऐसा है नहीं ज़्यादा कुछ, लेकिन पहला एक्नॉलेज हुआ है, दूसरा है एक मॉनिटरिंग चल रही है। ये जो डेटा मैंने आपको बताया कि इतने हैं, इतने मिलियन पीसेस जो हैं,
ये मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपके गवर्नमेंट के भी हैं और नॉन गवर्नमेंट के भी हैं, और ये जो है ये सारा मॉनिटर करते हैं कि कौन सा कहाँ किससे भिड़ने वाला है। उसमें एक बार ऐसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक बार ऐसे ही वार्निंग आई कि एक पार्टिकल हिट करने वाला है और वो काफ़ी बड़ा था और उसको मॉनिटर करने में वो मिस आउट हो गया। तो वो कह रहे हैं एक फ़ुटबॉल फील्ड के नज़दीकी से वो गुज़रा ISS के, और उस समय इन लोग को बस यही बोला गया क्राफ्ट को अबैंडन करो, और जो उनका लाइफ बोर्ड जैसा जो होता है उसमें ये लोग सारे जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ प्रेजेंट थे वो जाके उसमें बैठ गए, बट देन सिग्नल आया कि हाँ यू आर सेफ नाउ, यू कैन कम आउट। तो ये खतरा बना रहता है हर समय, तो मॉनिटरिंग हो रही है। उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक प्रोग्राम बनाया है, वो कह रहे हैं कि हम ये कचरा साफ़ करेंगे। तो उनका ये 2025 में वो एक भेजेंगे क्राफ्ट जो कि फ़िश नेट की तरह है, वो एक जो बड़े बड़े एटलीस्ट सैटेलाइट से पुराने, उसको वो मछली के जाल की तरह उसको पकड़ेगा और उसको लोअर एटमॉस्फेयर में लाके छोड़ेगा ताकि वो सारा बर्न हो जाए एटमॉस्फेयर में ही। लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव मिशन है, और इतना, और पहली बात किसी का एंथुजियाज़म भी नहीं है कि खर्चा करो स्पेस को साफ़ करने के लिए। दूसरा एक तरीका होता है सस्टेनेबल लॉन्चेस का, कि जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसके इसके बारे में जो इसरो से सर आए थे वो बताते बेटर होता, मुझे तो नहीं पता, बस सस्टेनेबल लॉन्चेस जो होते हैं उसमें ऐसे वो करते हैं कि जो डीजेनरेशन होते हैं, जैसे रॉकेट जब अलग होता है लोअर एटमॉस्फेयर में करते हैं ताकि वो पार्टिकल सेल्फ बर्न हो जाए, ताकि वो आउटर अपर ऑर्बिट में ना जा सके। तो ये इसके हाँ, और इंटरनेशनल कोऑपरेशंस हैं, तो इस पर UN कमेटी है, एक UN कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। सो ये कमेटी गाइडलाइंस देती है कि आप अगर स्पेस में भेज रहे हैं तो आप ये सब फॉलो कीजिए ताकि कम रहे। और एक इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है। फिर एक ज़रूरत है एक ग्लोबल ऑर्बिटल ट्रीटी की, जैसे प्लास्टिक की ट्रीटी, तो वहाँ ये लोग उसको पहले ही रेस्ट्रिक्ट करें, आगे जाके समस्या और बढ़े गंभीर हो उसके पहले इसको अभी ही ख़त्म करने पे जोर देना चाहिए। अब नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे इसरो क्या करे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो डेब्रीज अभी हैं स्पेस में उसमें से 40% जो है वो USA का है, 28% USSR रशिया उसका है, 19% चाइना का है, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस स्पेस में सिर्फ 0.8% है, और बाकी यूरोपियन एजेंसी का और दूसरों का है। अब इसरो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि जो जितने लॉन्चेस होते हैं या एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो छोड़ा गया, एक अभी इंडिया ने एक करा है वो टेस्ट, तो वो सारा जो है उसको सस्टेनेबल रखा जाए। उस सस्टेनेबिलिटी के लिए इसरो का एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं स्वच्छ अंतरिक्ष अभियान। तो ये लोग स्टार्टिंग से ही फोकस कर रहे हैं इसरो, ताकि इसको ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना हो। इसमें सबसे पहले है ये सैटेलाइट के जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये थोड़ा लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट को रखते हैं। लोअर ऑर्बिट में क्या होता है कि जब काम ख़त्म हो जाता है तो उसको और लोअर करने में इजी होता है, और एटमॉस्फेयर में जैसे ही आ जाता है वो ऑटोमेटिकली बर्न अप हो जाता है, तो उससे कचरा नहीं क्रिएट होता है। दूसरा है इंडिया इसरो करता है, वो है जब सैटेलाइट का काम ख़त्म हो जाता है तो उसको डी ऑर्बिट करता है। ये भी हमारी जिम्मेदारी, हमने अगर किसी को रखा वहाँ पे, जब उसका काम ख़त्म हो जाए सो वी शुड एक्चुअली थिंक वेयर टू प्लेस इट, हाउ टू डिस्कार्ड इट। सो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। सेकंड, थर्ड, इसरो का एक मॉनिटरिंग स्टेशन है, मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जो जहाँ पे स्पेस जंक को ये मॉनिटर करता है। इसका नाम है नेत्रा, नेशनल फॉर ट्रैकिंग ऑफ दिस स्पेस डेब्रीज। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर तक के जो ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर और उससे बड़ा साइज़ के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको ये ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है, और हमारे सैटेलाइट्स को डेटा लाइव रियल टाइम प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने आप को मनूवर करके इन डेब्री अटैक से बच सकें। तो यही है अभी फ़िलहाल इसके बारे में। प्रॉब्लम तो बड़ी है, लेकिन ये जो सोच है कि स्पेस इज स्पेशियस एंड एवर एक्सपैंडिंग, बिग बैंग थ्योरी हमें पता है स्पेस है, बढ़ रही है, लेकिन ये याद रखना है कि जो हमारे
स्पेस बढ़ रहा है, यूनिवर्स फैल रहा है, लेकिन हमारे अर्थ का ऑर्बिट वही है और वही लिमिटेड ऑर्बिट है। और अगर हम इसको अभी इस समस्या को हल नहीं किए, इस पे विचार नहीं किए, तो ये एक गैलेक्टिक ग्रे डंप यार्ड बन जाएगा। इस अवसर पर कार्यालय प्रमुख व सहायक निदेशक इंजीनियरिंग श्रीमती तमिल सेल्वी ने भी अपने विचार रखे। 23 अगस्त हर दिवस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? इसके 40 दिन के पहले जुलाई 11 इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा में है, उसमें वो सैटेलाइट चंद्रयान 3 का लॉन्च का प्रोग्राम किया। उस दिवस उस प्रोग्राम को करने का मौका दूरदर्शन केंद्र चेन्नई को मिला है। दूरदर्शन में इस बात में मैं मेरा कुछ अनुभव प्रकट करना चाहती हूँ। मैं इधर आने के पहले दूरदर्शन केंद्र चेन्नई में थी, उधर मैं बहुत सारे ओबी कवरेजेस में पार्टिसिपेट की और हमारा भारत में जितना भी उपग्रहों हम लॉन्च करते हैं सारा सब इसरो लॉन्चिंग सेंटर से ही शुरुआत होता है। इसरो सेंटर श्रीहरिकोटा में है और VSSC त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उसमें सारा उपग्रहों का वो पार्ट्स जो भी पार्ट्स होता है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग VSSC में करते थे हैं। इस बात को बोलने में और इस कवरेज में मैं भी एक पार्ट हूँ बोलने से मुझे बहुत गर्व की स्पर्श करती हूँ। और नेशनल हर वर्ष 23 अगस्त को स्पेस डे के बारे में हम मनाने करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषित किया। उस दिन इसरो के जितना भी वैज्ञानिक हैं उनको सम्मान करने के लिए और उनका अतीत प्रयासों को हॉनर करने के लिए और हमारे नवा युवकों को वो स्पेस साइंस में जागरूकता डालकर और उनको उसको अपने करियर में लेने का एक मौका में एक उनको करियर में लेना, ये सब इन सब के विचार से हमारा प्रधानमंत्री ने इस दिवस को बहुत बड़ा रूप में मनाने का घोषित किया। और दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे वी आर सेलिब्रेटिंग। इस संगोष्ठी का समापन कार्यक्रम निष्पादक जयशीला के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। सबसे पहले और यहाँ उपस्थित हमारे साथी, सबसे पहले तो आप सभी को हमारा नमस्कार और पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम को आप सभी ने एंजॉय किया होगा, काफ़ी जानकारियाँ आपको मिली होगी। और अब कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है, लगभग समाप्त होने को है, लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे से हमने अंतरिक्ष से संबंधित कई विषयों पर वक्ताओं को सुना और बहुत रोचक तरीके से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। अब कार्यक्रम समापन की ओर है, तो इससे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी श्री देवदास पाइक, मैनेजर इसरो आइस ट्रैक पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपाल सिंह, साइंटिफिक ऑफिसर 1 मेट ऑफिस, डॉक्टर मंजू नायर, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट JNRM, डॉक्टर पूनम त्रिपाठी, अतिथि प्रवक्ता डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी JNRM, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज वीकडेज़ में भी इन्होंने अपना समय निकाला हमारे लिए। इनके शब्दों ने वाकई हमें प्रेरणा दी है और हमारे ज्ञान में इजाफा किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।